नमस्कार, स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का बुर्का खींच दिया। इस घटना के बाद विपक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर है, जबकि मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार के इस हरकत से नाराज हो गए। इसी बात पर खबर ये भी आ रही है कि सीएम ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था, उसने बिहार छोड़ दिया है। वो अब कोलकाता में अपने परिवार के पास रहने चली गई है। फिलहाल वो बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी। परिवार नुसरत परवीन को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वापस बिहार आकर नौकरी ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब हिजाब विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय रंग भी ले लिया है। हिजाब विवाद में पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी की एंट्री हो गई है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो इसके परिणाम नीतीश कुमार को भुगतने होंगे। तो बता दें, एक समारोह के दौरान ये घटना घटी थी, जब सर्टिफिकेट लेने आई, ज्वाइनिंग लेटर लेने आई महिला का सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब खींच दिया। बस इसके बाद ये हंगामा बरपा हुआ है 2 दिन से। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर न केवल सरकार बल्कि भाजपा पर भी हमलावर है। सबसे बड़ी बात, जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया वो एक विवादास्पद जो है वो क्षण बन गया है। जबरिया हिजाब हटाने का जो मामला है वो अब केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी हो चला है। पाकिस्तान के डॉन की इसमें एंट्री हो गई है। उसने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। वहीं जिस महिला डॉक्टर का नियुक्ति पत्र देते समय हिजाब खींचा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, नुसरत परवीन का नाम बताया जा रहा है, वो अब बिहार में नौकरी ज्वाइन करने के बजाय अपने परिवार के पास रहने कोलकाता चली गई है। तो हिजाब को लेकर जिस तरह से लगातार कल से सियासी पारा गरमाया हुआ है, पूरी घटना से वो जो है आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह तो दृश्य आपने देखा, जिस तरह से विवाद हटाया गया, काफी आपत्तिजनक था। बिल्कुल वो अंदाज जो है मुख्यमंत्री का किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी बयानों में फंसने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस नए विवाद में फंसे हैं, जब ये सम्मेलन के दौरान महिला डॉक्टर उनसे नियुक्ति पत्र देने गई थी। नियुक्ति पत्र देते समय हिजाब जिस अंदाज में नीतीश कुमार के द्वारा खींचा गया वो एक बेहद विवादास्पद विषय बन गया है और विपक्ष को नई सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया है। नुसरत परवीन, जिसे कि बिहार में डॉक्टर की नौकरी ज्वाइन करनी थी, अब उसने साफ तौर पर नौकरी ज्वाइन करने से मना कर दिया है और अपने परिवार के पास रहने वो चली गई है कोलकाता। उसका साफ कहना है कि जिस तरह से ये घटना हुई है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि बिहार में नौकरी कर सके। जिस शासनकाल में जिस मुख्यमंत्री के द्वारा उनका हिजाब खींचा गया है वो हिम्मत अब नहीं जुटा पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है। वहीं यूपी के जो मंत्री हैं संजय निषाद, उनका बयान देखिए कि बिहार के नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने आदमी ही है, छू लिया नकाब तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। देखिए किस तरह की दलील जो है संजय निषाद दे रहे हैं एक मंत्री होते हुए कि हिजाब ही तो है, छू लिया तो क्या हो गया, इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, देखिए उसके बाद वो यहीं नहीं गया और क्या कहते कहीं और छू लिया होता तो क्या होता। आपको क्या लगता, कहीं और भी छू लेते हैं क्या नहीं, बताइए। ये एक मंत्री के बोल हैं। किस तरह से निरंकुशता भाजपा के मंत्रियों पे छाई हुई है, देख सकते हैं आप। लगातार उनका बोलापन देख सकते हैं कि जिस तरह से बड़बोलापन कर रहे हैं, कहीं चेहरा वगैरह छू लेते हैं, कहीं और उंगली पड़ जाती तो क्या कहते हैं आप लोग बताइए। इस तरह से ये एक के बयान उनका बेहद आपत्तिजनक सामने आया है संजय निषाद का सीएम नीतीश कुमार के बयान पे। हिजाब ही तो है, छू लिया तो क्या हुआ, कहीं और हाथ लग जाता तो क्या होता, बताइए। इसके मायने अगर निकाले जाएं, कितना आपत्तिजनक शब्द एक महिला के द्वारा, महिला के लिए जो है वो मंत्री के द्वारा कहा गया है। हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली और पटाक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से ये आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग एक मंत्री के द्वारा एक महिला के लिए किया गया है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। अब वहीं पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर दी गई है, शिकायत एक दी गई है जिसे एफआईआर में कन्वर्ट किया गया है। लखनऊ के केसरबाग पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जहां पर उन्हें महिला उत्पीड़न के अलग अलग मामलों में जो है उन पर धाराएं दर्ज की गई है। रुमैया राणा नाम की जो है महिला, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है
कि महिला उत्पीड़न के मामले में ये शिकायत दर्ज की गई है। 3 धाराओं के तहत अलग-अलग उन पर ये मामला एफआईआर जो है वो पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं संजय निषाद, जिन्होंने महिला को लेकर इस पूरी घटना के बाद महिला के खिलाफ जिस तरह से ये आपत्तिजनक बयान आया था, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें, शायर मुनव्वर राणा राजस्थान के मशहूर शायर थे, उनकी बेटी सुमैया राणा, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी शिकायत में जो बातें कही वो आपको बताते हैं। ये घटना समाज के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करती है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हम सामाजिक सौहार्द का एक जो ताना बाना हमने बुना हुआ है, जिस तरह से एक सामाजिक ढांचे में हम रहते हैं, भारत खासतौर पर जिस तरह से सामाजिक ढांचा उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें सभ्यता की, संस्कृति के जो है ये तमाम चीज़ों को मिलाकर एक जो है सुसंस्कृत सामाजिक ढांचा हमने जो बुना है, उसमें कहीं भी इस तरह के जो है घटनाएं बर्दाश्त योग्य नहीं है। और इस बात को लेकर मामले की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है। केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि संजय निषाद, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने इस घटना के बाद मुख्यमंत्री के बचाव में जो विवादास्पद बयान दिया था, उसके खिलाफ भी ये मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले में देखिए, ये इतना आपत्तिजनक था उस महिला के लिए, इतना अपमानजनक था उनके लिए, इतना शर्मिंदगी भरा था कि इस घटना के बाद वो तुरंत उसने बिहार छोड़ दिया। नियुक्ति पत्र उसे दिया गया था कि वो बिहार में डॉक्टर की नौकरी करे, लेकिन इतना अपमानजनक व्यवहार उनके साथ किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, उस पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा, कि उसने बिहार ही छोड़ दिया। इस शर्मिंदगी के साथ नौकरी करने से बेहतर उसने अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना कबूल किया। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, उसके बाद उस महिला के लिए सोचिए कितना अपमानजनक ये क्षण था और कितना शर्मिंदगी भरा ये माहौल था कि इस माहौल में उसने नौकरी करना उचित नहीं समझा। तो बता दें, इस पूरे मामले में विपक्ष ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में जो है वो हमलावर हुई है नीतीश कुमार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ। लेकिन ये मामला जो है अब भारत तक ही नहीं रुका है, बल्कि पाकिस्तान में भी जो है, वहाँ जो डॉन है नीतीश भट्टी, उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी है नीतीश कुमार को कि यदि नीतीश कुमार इस मामले में माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डॉन शहजाद भट्टी है, पाकिस्तान में आपराधिक मामलों में लिप्त बताए जाते हैं। उन्होंने सीधे साफ तौर पर मुख्यमंत्री को धमकी दी है कि यदि वे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे अपने इस व्यवहार के लिए। बता दें, नई नवेली सरकार है नीतीश कुमार की, और उसमें ये इसके पहले भी अपने बयानों को लेकर हमेशा नीतीश कुमार विवादों में रहे हैं। कई बार ये भी आरोप लगे कि उम्र दराज होने की वजह से जो है उनका अब दिमाग और जुबान पर काबू नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को झुठलाते हुए बिहार की जनता ने स्पष्ट जनादेश के साथ नीतीश कुमार को एक बार फिर बिहार की सत्ता सौंपी। अब नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद ये पहला विवाद है नीतीश कुमार के खिलाफ और एनडीए सरकार के खिलाफ, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि सामाजिक संरचना का जो ताना बाना है, भारत की सामाजिक संरचना है, उसके खिलाफ जो है ये कृत्य किया गया है। और सीधे साफ तौर पर, जैसे कि हमने बताया कि मशहूर शायर दिवंगत मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने यह शिकायत दर्ज कराई है। तो डॉन शहजाद भट्टी का वो बयान आपको हम सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने क्या कहा, नीतीश कुमार को किस लहजे में धमकी दी है। अच्छा जी, सारों लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग
मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। पाकिस्तान के डॉन हैं शहजाद भट्टी, सीधे साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि उस महिला डॉक्टर से माफ़ी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार की, और बाद में फिर ये ना बोलना कि शहजाद भट्टी ने क्या कर दिया। सीधे तौर पर पाकिस्तानी डॉन की हिमाकत भी देख सकते हैं आप कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ही धमकी दी है कि अगर माफ़ी नहीं मांगते परिणाम मुख्यमंत्री को भुगतना होगा। तो ये वो रिएक्शन जो डॉन शहजाद भट्टी की धमकी, लेकिन जिस लड़की के साथ, जिस महिला के साथ ये पूरी घटना घटी है, महिला डॉक्टर जो वहाँ पे नियुक्ति पत्र लेने गई थी, उसके जिसके साथ ये शर्मनाक कृत्य किया गया, उस महिला का बयान भी आपको सुनाते हैं कि आखिर वो उसके क्या बीत रही है, उसने क्या कहा। मैं ये नहीं कह रही कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो इंटेंशनली किया, यानी सीधे साफ तौर पर कुछ तो बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ बहुत सारे लोग थे, ये तमाम बातें जो है वो कह रही हैं, क्योंकि वहाँ शर्मसार ढंग से उसका बयान को समझ सकते हैं सुन के। कुछ तो हंस रहे थे, एक लड़की होने के नाते वो मेरे लिए अपमान जैसा था। आप समझ सकते हैं उस महिला पर क्या बीत रही होगी जिसके सामने, पूरे समारोह के सामने जो है वो इस तरह की हरकत की गई है, और वो भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए शख्स के द्वारा। कितना अपमानित महसूस कर रही होगी वो महिला, जिसके पूरे हजारों लोगों की भीड़ के सामने जिसके साथ ये हरकत की गई है, और इसी वजह से उसने बजाय बिहार में नौकरी करने के, नियुक्ति पत्र लेने के, उसने ये मुनासिब समझा कि वो अपने घर चले जाए कोलकाता और वहाँ पर इस अपमान को भुलाने की कोशिश करे, इस शर्मिंदगी भरे घटना को भुलाने की कोशिश करे। आप समझ सकते हैं एक महिला के साथ अगर हजारों की भीड़ के सामने उसका हिजाब खींचा जाए, चाहे किसी धर्म की महिला हो, चाहे वो किसी समाज की महिला हो, लेकिन किसी महिला के साथ इस तरह की हरकत क्या कतई भी बर्दाश्त की योग्य है, ये एक विचार करने वाला सवाल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान से करारी हार का सामना करना पड़ा था। 7 मई को हुए आधे घंटे के हवाई युद्ध में भारत पूरी तरह हार गया था, भले ही लोग ये माने या ना माने। इस दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया था। वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर खड़ी थी, एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका था। चौहान के अनुसार अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो पाकिस्तान की ओर से उसे मार गिराए जाने की बहुत अधिक संभावना थी, और यही वजह थी कि वायुसेना को पूरी तरह से जमीन पर रोक दिया गया था। वहीं चौहान के बयान को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि जब संसद में शांति बिल 2025 पर चर्चा हो रही तो पृथ्वीराज चौहान का भारतीय सेना और उसकी ताकत पर हमला पूरे भारत के मनोबल पर हमला है। ये विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। कांग्रेस भारत के साथ गद्दारी करती आई है। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान के बयान से पाकिस्तान बहुत खुश है। पाकिस्तान की मीडिया में चौहान की बाइट को लेकर जो है कंटिन्यू उसके बयान को काट काट कर चलाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान जीता था। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार दावे करता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को पाकिस्तान ने करारी शिकस्त दी थी, अब उस बात पर पृथ्वीराज चौहान के इस बयान ने मुहर लगा दी है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस बयान को हाथों हाथ लिया है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तवज्जो देने की, तरजीह देने की इसे कोशिश की जा रही है। तो ये तो हुई पाकिस्तान की बात। दूसरी बात ये भी बात बड़ी रही कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने बयान से वापस लेने से मुझसे साफ इनकार कर दिया। उससे कहना कि मैंने जो भी कहा वो सोच समझ कर कहा और सच कहा, ये उनका दावा है। तो आपको बता दें पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में पहले पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र में। ये विवादित बयान ऐसे समय में आया जब कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इससे बहस छिड़ी हुई है। उनका बयान सुन लीजिए आप। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत हार गया था। साफ तौर पर ये उनका कहना है कि पृथ्वीराज चौहान का कि भारत पहले दिन जिस दिन हमला हुआ उसी दिन जो है
वायुसेना को शिकस्त मिल गई थी पाकिस्तान के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है, अब इस बात को लेकर पाकिस्तान तो खुश है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेना के शौर्य को लेकर, इस बात को लेकर संसद में भी बहस हुई थी, विपक्ष के नेताओं को जो है खरी खोटी सुनाई भी गई थी, और लंबे समय तक, आज पूरे 1 साल तक जो है इस बात को लेकर भाजपा कांग्रेस को कोसती आ रही है कि सेना के शौर्य को, सेना के मनोबल गिराने का काम कांग्रेस करती है। अब उसे फिर एक बार मौका मिला है और यही कहा गया है भाजपा के द्वारा कि सेना का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये साफ तौर पर अब जो है भाजपा कांग्रेस के ऊपर हमलावर है कि ये आज की नहीं बल्कि कांग्रेस की पुरानी आदत है कि वहां पर जो है हमेशा सेना के शौर्य का अपमान करती है कांग्रेस। अब एक तुलनात्मक रूप से हम दिखाते हैं, जिस तरह से वहां पर सेनाध्यक्ष मुनीर का बयान था और जिस तरह से यहाँ पृथ्वीराज चौहान का बयान है। भारत जंग में पहले दिन हार गया था, ये पृथ्वीराज चौहान का बयान है, और ये बयान अब वहाँ के आसिफ मुनीर जो है सेनाध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे थे, उनके लिए देखिए ये एक वरदान साबित हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुनीर की हर जगह से ये खिंचाई हो रही थी कि उसने विदेशी ताकतों के हाथों जो है जिस तरह से भारत के लड़ने की हिम्मत जुटाई, जिस तरह से हमले की योजना बनाई, पहलगाम हमले को लेकर जिस तरह से उनको शामिल किया जा रहा है, अब लेकिन उन्हें एक सांस मिल गई है कि आखिर उनके बयान को, उनके जो है तमाम दावे को पृथ्वीराज चौहान के इस बयान से जो है सत्यता मिलती है, उसे जो है ताकत मिलती है कि मैंने जो कहा था वो आखिर उसे भारत के नेता ने सिद्ध करके दिखा दिया, साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम हमारे भारत के लिहाज से, अगर हम कहें, सेना के लिहाज से कहें, तो हमारे लिए ये बिल्कुल शर्मिंदगी का विषय हो सकता है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर उसके सेनाध्यक्ष के लिए मुनीर, जिसे चौतरफा निंदा झेलनी पड़ी थी इस हमले के लिए, तमाम घटना के लिए, और भारत से जो उस समय तात्कालिक जो है युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, टकराव हुआ था, उसके लिए जिस तरह से आसिफ मुनीर को जो है निंदा झेलनी पड़ी थी, उसे अब पृथ्वीराज चौहान के इस बयान ने जो है नई ऊर्जा दे दी है, नई सांस दे दी है कि जिस तरह से उसने दावे किए थे कि वह शिकस्त खानी पड़ी थी भारत को, अब पृथ्वीराज चौहान उस पर बाकायदा मुहर लगा रहे हैं कि मुनीर ने और पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी सेना ने जो दावा किया था वो आखिरकार सही था। ये उस पर पृथ्वीराज चौहान मुहर लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ऐसे मंचों पर बयान दे रहे हैं और उस सेना के खिलाफ बयान दे रहे हैं जो हमारी शौर्य का, हमारी वीरता का, हमारे तमाम जीत के, हमारे तमाम साहसिक जो है संघर्ष के जो है वो हमारे साथ नहीं रहे हैं, उस पर आप जो है सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सेना पाकिस्तानी सेना के सामने कमज़ोर पड़ गई और हमारे विमान, हमारे वायुसेना जो है पाकिस्तान के सामने घुटने टेक गए। ये सबसे बड़ी बात। अब संबित पात्रा ने क्या कहा, भाजपा के बड़े नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा वो सुना देते हैं आपको कि इस पूरे पृथ्वीराज चौहान के बयान पर उनका रिएक्शन क्या था। भारत में कांग्रेस पार्टी के एक जाने माने चेहरे हैं गांधी परिवार के, और खास करके राहुल और प्रियंका वाड्रा जी के काफी नजदीकी जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का बुधवार को यह भाषण कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहले ही दिन हम हार गए थे, अर्थात भारतवर्ष हार गया था, और ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की एयरफोर्स ग्राउंडेड हो गई थी। भारत के हमारे जो हवाई जहाज थे, लड़ाकू विमान थे, उनको स्ट्राइक डाउन कर गया था। मैं कहूंगा ये गद्दारी से भरा हुआ स्टेटमेंट है, और आज उन्होंने उस पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिव रही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। आज अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। इस पर हाई प्रोफाइल केस में सभी की निगाहें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। 2 दिन का रिमांड जो है वो दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सौम्या चौरसिया से आगे की पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड ली है। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर पूरी तरह जांच का वैध बताया है। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने दलील दी कि गिरफ्तारी केवल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 15 के तहत दर्ज बयानों के आधार पर की गई है। ये बयान पप्पू बंसल, तांत्रिक के श्रीवास्तव और निखिल चंद्राकर के बताए गए हैं। अदालत ने सुनवाई के बाद ईडी को सौम्या चौरसिया की 2 दिन की रिमांड दे दी।
ईडी ने 2 दिन की ही रिमांड मांगी थी। शुक्रवार दोपहर सौम्या चरसिया को विशेष कोर्ट में पुनः पेश किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला 2000 करोड़ से भी अधिक का जो शराब घोटाला है, जिसमें पूर्व मंत्री समेत कई लोग, इसमें 2 दर्जन लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए। पूरा बताते इसमें आरोप यह है सौम्या चरसिया पर कि जो कुल 2165 करोड़ घोटाला था, उसमें 115 करोड़ जो है सौम्या चौरसिया को पहुंचाए गए। ये पैसे लक्ष्मी नारायण बंसल, के श्रीवास्तव के जरिए पहुंचाए गए। चैट के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल से उनकी जो है बातचीत भी हुई। बिग बॉस नाम का एक ग्रुप भी बनाया गया। जो डायरी जब्त की गई है अन्य आरोपी से, उसमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के भाई नाम इसमें शामिल है। और इसमें बताया गया कि शराब नीति में मन मुताबिक बदलाव करने और नकली होलोग्राम समेत कई योजनाएं जो बनाई गई थी पूरे घोटाले की, उसमें सौम्या चौरसिया शामिल थी। एक व्यापारी पुष्पक, उनका भी नाम आया और साथ में ये भी कहा गया है कि उनके साथ कई ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने शराब नीति में अपने मन मुताबिक बदलाव किया ताकि वे इसमें घोटाले को अंजाम दे सकें। और इसकी अगर पूरी कहानी बताएं, 2019 से 2023 के बीच में ये पूरा घोटाला हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 2165 करोड़ का ये घोटाला है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा इस मामले में जेल में है। साथ ही 16 लोग, पूर्व आबकारी डिप्टी कमिश्नर समेत 16 लोग अभी भी मामले में जेल में बंद हैं, निरुद्ध हैं। चहेती कंपनियों को लाभ मिल सके इसलिए शराब नीति में बदलाव किया गया। होलोग्राम जो है वो नकली बनाए गए ताकि जो है 2 अलग अलग काउंटर में इसे बेचा जा सके। एक काउंटर जिसमें कम बिक्री दिखाई जाए, कम बिक्री हो उसे जो है वो शासन को दिखाया जाए, और एक काउंटर जिसमें कैश में बिक्री हो और उसे जो है इन लोगों में आपस में राशि का वितरण किया गया। ये तमाम ईडी के आरोप हैं। ये बताया गया कि नोएडा स्थित एक कंपनी है जिसने मीडिएटर की भूमिका निभाई और तमाम पैसों का जो है लेन देन हवाला के जरिए हुआ। और हवाला में जिन 5 लोगों के फिलहाल जो नाम आए हैं डायरी के आधार पर, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल, अनवर ढेबर जो कि शराब घोटाले का जो है मास्टरमाइंड बताया जाता है, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, इसके अलावा के श्रीवास्तव जो कि तांत्रिक थे लेकिन शराब से जुड़े हुए थे। ये तमाम लोगों के नाम उसमें आए हुए हैं। और फिलहाल आज की बुलेटिन में इतने हैं, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों की आप बने रहिए आई न्यूज़ 24/7।